नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना और हमला बोला है। आपदा को लेकर भी सरकार को फेलियर बताया। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार की स्थिति साफ नहीं है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार के दो चेहरे सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर स्थित खिच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ के आवास पर पहुंचे। उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सरकार पर हरीश रावत ने जमकर हमला बोला है। दरअसल पूर्व सीएम हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की और साथ ही बीजेपी पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि रुद्रपुर से हैं, जहां पर हरीश रावत पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। उसी घटना की बात नहीं कर रहा हूं। उत्तराखंड सरकार के अतिक्रमण को लेकर के दो चेहरे हैं। एक चेहरा देहरादून से आदेश देता है और दूसरा चेहरा उनका जहां अतिक्रमण हटाया जाता है तो वहां एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में अतिक्रमण को रोक करके वो लेते हैं। तो ये जो है अतिक्रमण, ये स्पष्ट करें कि अतिक्रमण को लेकर के राज्य सरकार की क्या नीति। 10 जुलाई को हुए बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी को दोनों सीट पर जीत मिली है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी से लखपत बुटोला ने बीजेपी से राजेंद्र भंडारी को 5224 वोटों से हराया, तो वहीं दूसरी तरफ मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के करतार सिंह बढ़ाना की 422 वोटों से हराकर एक बार फिर से जीत हासिल की है। इस जीत को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि ये जनता की जीत है, जब उनके पास चुनाव लड़ने के लिए भी अपनी पार्टी में लोग नहीं हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी पर कहा कि इस हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। आपको तस्वीरें भी देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की जीत के बाद में करण माहरा बोले हैं कि ये जनता की जीत है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि हार की समीक्षा की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीटों में बीजेपी की कब्जे वाली जो सीट नहीं हो पाया है, लेकिन पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि दोनों सीटें बीजेपी की झोली में जाए, ताकि जीत के जरिए पार्टी निकाय चुनाव में अपने पक्ष में वातावरण बना सके। लेकिन दोनों सीटों पर मिली शिकस्त के बाद में अब बीजेपी के दिग्गजों को केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष हार के कारणों का हिसाब देना होगा। साथ ही आपको बता दें कि 15 जुलाई को होने वाली पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी इस मुद्दे पर अब विचार विमर्श भी किया जाएगा कि हम मंगलौर में बढ़े हैं। ये पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की जीत है। सारी पार्टियों ने मिलकर काम किया और हम जीते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का व्यापक असर था और भगवान राम ने अयोध्या हराया, अगल बगल की 6 सीटें हराई। अब भगवान बद्रीनाथ ने इनको हराया है। ये साबित करता है कि अब इनके बुरे दिन शुरू हो गए और ये आगाज है उत्तराखंड के लिए। 2027 में कांग्रेस अपने सभी सहयोगी दल की मदद से अब उत्तराखंड में भी 2027 में सरकार बनाएगी। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना को 422 वोटों से हराया है, जबकि 2022 का चुनाव जीतने वाली बसपा तीसरे नंबर पर रही है। 2022 के चुनाव में मामूली अंतर से हारने वाले काजी निजामुद्दीन भले ही मामूली वोटों के अंतर से जीते हों, लेकिन कांग्रेस के लिए जीत के काफी मायने हैं। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में हुई मतगणना के बाद में जीत का सर्टिफिकेट लेकर रवाना हुए काजी निजामुद्दीन से मिलने के लिए विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों का जमावड़ा भी लगा रहा है। आपको बताते चलें कि बीजेपी ने विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की सभी दिग्गजों को झोंका था। बद्रीनाथ सीट पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी को
भी बनाया गया था और साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में एक टीम बद्रीनाथ में लगातार कैंप भी कर रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस सीट पर प्रचार किया। धामी कैबिनेट के मंत्री में भी बारी बारी से वहां पर प्रचार करने पहुंचे, लेकिन उनके प्रयास जो हैं वो नाकाफी रहे हैं। बीजेपी चुनाव हार गई। मंगलौर में हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी ने विधानसभा पालक बनाया था। यहां पर भी सभी पार्टी सांसदों और विधायकों की एक टीम लगातार पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में लगातार जो है वो डेरा जमाए हुए है। तो वहीं विधानसभा सीटों पर हुई पराजय को लेकर पार्टी दिग्गजों से जवाब भी लेगा। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर उपचुनाव में मिली हार की समीक्षा भी की जाएगी। सरकार से डायरेक्ट चुनाव था, सरकार के सामने हम जीते हैं। धन वर्षा हो रही थी, लठ तंत्र था, उसके सामने लोकतंत्र की जीत हुई है। कांग्रेस के बब्बर शेर जीते हैं, हमारी पार्टी की जीत है और उस एक एक चीख, उस एक एक आवाज की जीत है। जो महिलाओं ने डंडे खाए, धक्के खाए, पोलिंग वाले दिन बेइज्जती झेली, गालियां खाई, उनकी जीत है। लठ तंत्र पर लोकतंत्र की जीत है। अगर लठ ना चलता तो ये तो बहुत बड़ा अंतर होना था। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव, जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के नेता ने काजी निजामुद्दीन ने तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटेला ने जीत दर्ज की। जीत के जश्न को कांग्रेसियों ने पौड़ी में भी मनाया है। इस मौके पर कांग्रेसियों का कहना है कि अब इस जीत का ऐसा असर आगामी निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। उत्तराखंड में उपचुनाव में बीजेपी का विजय रथ रुक गया है। बीजेपी पिछले 10 सालों से सत्ता में है और इस दौरान जितने भी उपचुनाव हुए बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में ये पहली बार जीत दर्ज की। बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनावी समर बीजेपी के विजय रथ की कड़ी परीक्षा था। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव के बाद में लोकसभा चुनाव में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद थे, लेकिन उपचुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर पौड़ी में भी जश्न मनाया गया है। जिस प्रकार से बद्रीनाथ और मंगलौर का चुनाव है, उसमें जो वहाँ की जनता है, चाहे बद्रीनाथ की जनता रही, चाहे मंगलौर की जनता रही, उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपना वोट के मत में उपयोग करके एक संदेश दिया है कि भाजपा की जो नीतियां रही हैं, चाहे वो महंगाई रहे, चाहे बेरोजगारी रहे, उसके खिलाफ वोट किया है। और जो हमारे दल बदलू, हमारे राजेंद्र भंडारी जी, उनको अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे और उन्होंने इसीलिए सीट छोड़ी कि मैं फिर जीत जाऊंगा। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है, लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव। जैसे कि नल खुला न छोड़ें, अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं, जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा।
सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। अग्निवीर के नाम पर लगातार सियासत तेज है। वहीं उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का भी कहना है कि अग्निवीर के नाम पर कांग्रेस जनता को बरगलाने का काम कर रही है। अग्निवीर योजना विश्व के अनेक देशों में चलती है और भारत सरकार ने भी इसे चलाया है। वहीं उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सेना में शहीद परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने का काम किया है। वहीं जिनके घर में कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है तो उनके घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का वादा धामी सरकार ने किया है। अग्निवीर में 45,000 से भी ज्यादा युवा भर्ती हुए हैं और सैनिक बाहुल क्षेत्र का अग्निवीर योजना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इसके चलते उत्तराखंड की 5 ही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने भी मंत्री गणेश जोशी के घोटाले पर भी बात की और साथ ही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। कहा कि बीमा कंपनियां पैसा दे रही, सरकार नहीं दे रही है, और जितनी बातें राहुल गांधी जी ने कही वो सब सच साबित हुई हैं। और अगर अग्निवीर में गड़बड़ नहीं है तो जोशी ये भी बताए कि अग्निवीर में संशोधन के लिए केंद्र सरकार क्यों तैयार नहीं। जरूरत की नहीं है, बात लोगों को बताने की है कि जो कांग्रेस सबसे ज्यादा दुष्प्रचार कर रही है और अभी संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया कि जो अग्निवीर शहीद हुआ था उसको पैसा नहीं मिला, और बाद में जब उस परिवार से बात की गई तो उसने कहा कि नहीं, हमें इतना पैसा मिला है। उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दोनों आई आपको बता दें कि बाढ़ आपदा से प्रभावित पीड़ितों को सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन की कई टीमों की तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से डोर टू डोर पहुंचकर सत्यापन के बाद में 5,000 प्रति परिवार के हिसाब से चेक भी वितरित किए गए हैं। संकट आपको बता चले कि संकट की इस घड़ी में राशि का चेक पाकर आपदा पीड़ित परिवारों के चेहरे खिल गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त कर रहे लोग और साथ ही सीएम धामी की तरफ से खटीमा के आपदा पीड़ितों की आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि रिलीज की गई है। आठ तारीख को हमारे खटीमा शहर में आपदा आई थी। पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया था, जिसको लेकर हमारे क्षेत्र में पटवारी जी और ग्राम विकास अधिकारी जी लगे हुए हैं और प्रत्येक घर में डोर टू डोर जाके जिसका नुकसान हुआ हम उन लोगों को चेक वितरित कर रहे हैं। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और पूरे वार्ड वासियों की तरफ से का यही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दुख की घड़ी में हम सभी लोगों का साथ दिया है। उधम सिंह नगर के खटीमा में बीते दिनों आई भीषण बाढ़ और बाढ़ के बाद में किए जा रहे राहत और बचाव कार्यों को लेकर डीएम उदय राज सिंह ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ लोहिया हेड गेस्ट हाउस में एक समीक्षा बैठक की है। संबंधित विभागों के अधिकारियों को बाढ़ के कारण जमा
सिल्ट और साथ ही मलबा को शीघ्र हटाने, जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए ड्रेन बनाने वाले हेतु सर्वे की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है और साथ ही क्षतिग्रस्त सड़कों पर 2 दिन के भीतर आकलन का रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा है, जहां पर बजट की आवश्यकता की व्यवस्था सुनिश्चित करने और शीघ्र ही डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान जिलाधिकारी ने पीड़ितों को अपने हाथों से राहत सामग्री पैकेट भी वितरित किया है। समीक्षा बैठक थी सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में जो विगत दिनों में बाढ़ दैवीय आपदा आई थी और उसके बाद पानी तो निकल गया है, लेकिन पानी निकलने के बाद जो बीमारियां हैं वो न फैल पाएं, लोगों को जो राहत वितरण किया जाना है वो बड़े पैमाने पर उसकी समीक्षा थी। हमने किया है कि इसको अगले 2 दिन में कोशिश करके सब बंटवा दें, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, 15,000 14,000 यहाँ है। सितारगंज में भी संख्या थी, वहाँ काफी सीमा तक बढ़ गया है। रुद्रपुर के भगवानपुर NH 74 किनारे सरकारी जमीन पर सालों से रह रहे 46 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। इस दौरान साथ ही आपको बताते चले कि 7 जेसीबी और एक पोकलैंड की भी मदद से मकानों को ध्वस्त किया गया। एक के बाद एक 46 पक्के मकानों को टीम ने जमींदोज कर दिया है। 11 जुलाई को प्रशासन पुलिस टीम NH की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी और इस बीच पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच में नोकझोंक हुई थी, जिसके बाद आज पूरी तैयारियों के बाद में प्रशासन NH PWD नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है। 46 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश कोर्ट से प्राप्त हुए थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किया गया है और शांतिपूर्वक कार्य भी किया जा रहा है। साथियों, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल के आदेश है। एक PIL में माननीय हाईकोर्ट ने काफी दिन पहले, कई महीनों पहले ही आदेश दे दिया था कि भगवानपुर दानपुर गांव के पास जो है वो एक PWD और NH की जमीन पर जो है बस मतलब कुछ 46 या 47 आवास बने हुए हैं, तो काफी पहले से बने हुए थे, परंतु जगह वो PWD और NH का था। इसी संबंध में हाईकोर्ट में PIL डली थी, तो PIL में क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया कि ये जो है अवैध है, ये जो मकान और बसावट बने हैं वो अवैध है, उसको हटाने के निर्देश दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 534 से सटे हुए आमसोड़ शनिवार हुई बारिश के चलते पहाड़ों से भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद मलबे और पानी के सैलाब ने ग्रामीणों के खेत खलियानों को तबाह कर दिया। घटना को लेकर ग्रामीणों के दिलों में दहशत है, जिसके चलते ग्रामीण अपने आशियानों को छोड़ने पर मजबूर हैं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई पहाड़ी स्थानों पर इसी तरह के हालात बने हुए हैं। क्या बोलना क्या है, सरकार की तरफ से तो कुछ वो नहीं कर सकते हम उम्मीद। और पिछले साल भी यहाँ पर इतना वो आया था कि जो है हमने उस टाइम भी सरकार के पास चकडाम होकर उसकी मांग रखी थी, और जो है ये ब्लॉक द्वारा 10-20 चकडाम आए थे, जो कि 10 चकडाम जो है नदी में डाले गए, जिनके नदी में कोई औचित्य नहीं है। और यहाँ जो है हम लोगों को बोले जो हमारी पैतृक जमीन है, आज की नहीं है, जब से हमारे मतलब बाप दादा परदादा हो रहे, हमारे लिए बोला जा रहा है कि जो है यहाँ जो है ये अपने उससे बना रखा है, और ये पूरा ऊपर क्षेत्र जो है खतरे में आ रखा है। भाई साहब, शनिवार की बात है, हम अंदर ही बैठे हुए थे, तब तक आवाज आई नीचे से, करीब 2-2:15 का टाइम रहा होगा। हम बैठे हुए थे अंदर, जब आवाज आई तो हम भी बाहर निकले, सब इधर को भागे, काफी ऊपर से भी भागे, सबने दौड़ भाग, मतलब काफी भगदड़ मच गया। रात की बात होती तो 1-2 भगदड़ नहीं गिर जाते, इतना खतरनाक था मंजर। फिर जब हमने देखा बड़े बड़े डोजर आ रहे हुए पानी के साथ लिपट के, उसके बाद उसमें वो नीचे सड़क तक गए। फिर हम भी देखते रहे, बल्कि पटवारी जी भी आ रखे थे, वो भी यहाँ पे हमारे साथ खड़े होकर देखते रहे। सर ये है कि यहाँ पे पिछली बार भी जो है यहाँ पे अगस्त में 23 अगस्त को ये आई थी आपदा, पूरा पहाड़ जो है जवाना का वो नीचे टूट के तमाम यहाँ पे कई लोगों को खतरा हो गया था, तमाम भूस्खलन हुआ, जिसके कारण कि 25 परिवारों को रात में इधर उधर किया गया, अपने अपने रिश्तेदारों के पास, अपने गांव वालों के पास रहे। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद में आपदा के खतरे होने की वजह से SDRF भी अलर्ट मोड पर है
और इस बात को लेकर एसडीआरएफ के कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने कहा कि मानसून को देखते हुए उन्होंने कुल 35 टीमें और 60 यूनिट बचाव कार्य के लिए तैनात किए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिन क्षेत्रों में मानसून को ध्यान में रखते हुए पूर्व से ही हमने तैयारी कर रखी है। मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार की समस्याएं आती हैं उसके आधार पर हमने अपने टीम और यूनिट को लगा रखा है। कुल लगभग 35 टीम और 60 यूनिट हमने इस पूरे राज्य में तैनात कर रखा है, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्र और बादल फटने की जहां घटनाएं होती हैं उनको आइडेंटिफाई। हल्द्वानी में बीते 3 दिन पहले देवखड़ी नाले के तेज बहाव में बह गया है। आपको बताते चले कि युवक का अब तक कोई भी पता नहीं चला। 11 जुलाई को देर रात नाले के तेज बहाव में बाइक सवार आकाश बह गया था, जिसकी तलाश की जा रही है। हालांकि पुलिस को उसकी बाइक नाले के पास से बरामद हुई है। देखिए 11 जुलाई को जो फ्लैश फ्लड था उसकी वजह से जो पानी का दबाव था उसके कारण एक व्यक्ति जो है तब से घुस रहे थे। अभी इसमें हमारी एनडीआरएफ की यूनिट थी अभी लगी हुई है, एसडीआरएफ यूनिट भी अपना काम कर रही है, फायर यूनिट लगी हुई है, पुलिस की टीम लगी हुई है। इसके अलावा ट्रैकर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि अलग अलग लोकेशंस में से ढूंढा जा सके। इसके अलावा नगर निगम और प्रशासन की टीमें भी यहाँ पे। ये मेरा बेटा था आकाश नरपाल सिंह नाम का, परसों 11 तारीख को रात पे ड्यूटी करके वापस हुआ 10:30 बजे, नाले में बैग बह गया। आज कितने दिन हो गए हैं और क्या? आज को तीसरा दिन है और पुलिस प्रशासन। रात्रि की बात है जब हमारे अचानक से तेज बारिश होने से नालों में जो बहाव तेज हो गया था उसमें ये घटना हुई थी और प्रत्यक्षदर्शियों के नाले में बताया गया है। उसके बाद से ही सर्च अभियान जारी है। रात को भी उस दिन हम लोगों ने सर्च किया था। कल लगातार 2 दिन से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के द्वारा इसको सर्च किया गया था। आज एनडीआरएफ की मुख्य माया नदी के टूटे हुए पुल पर कम गति से चल रहे मरम्मत कार्य की शिकायत डीएम आशीष चौहान के स्थलीय निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाई है। काम के में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान डीएम आशीष चौहान ने बताया कि उनके द्वारा टूटे हुए पुल का स्थलीय निरीक्षण 2 जुलाई को किया गया था। पुल का पहला निरीक्षण मेरे द्वारा 2 जुलाई को किया गया था। उसका जो स्टार्ट है वो 12 मार्च का है और उसकी जो समापन की तिथि है कार्य की वो 12 दिसंबर 2024 की है। तो उस क्रम में उनके द्वारा जो किया गया काम है वो थोड़ा धीमा है और उन्हें कुछ पैरेलल एक्टिविटीज स्टार्ट की जानी है उनके द्वारा। तो इस संबंध में संबंधित एक्सीएन और कॉन्ट्रैक्टर को निर्देशित किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर दून अस्पताल में अब एक नई सुविधा लोगों को मिलने वाली है। दरअसल जिससे काफी लाभ भी मिलेगा। सरकार द्वारा शुरू की गई स्कैन एंड शेयर योजना के तहत की बात की जा रही, जहां पर लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि सब लोगों को अपनी आभा आईडी बनानी है और जिसके बाद जब भी कोई मरीज अस्पताल में आएगा तो वो परिसर में मौजूद एक क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद उन्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मरीज की जानकारी सीधा अस्पताल प्रशासन को क्यूआर कोड स्कैन करके मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओपीडी काउंटर पर मरीज का पर्चा बनने में समय लगता है, लेकिन अब क्यूआर कोड स्कैन करने में मरीज को काउंटर पर अब सीधा ओपीडी राशि का भी भुगतान करना होगा। तो वहीं प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं और इस जीत के साथ ही नेताओं के बड़े बड़े दावे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जीत के बाद में कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट से बीजेपी को हराकर मतदाताओं ने बीजेपी की हर बार जीत की गलतफहमी दूर कर दी है। उपचुनाव के नतीजे कई मानों में ऐतिहासिक हैं। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में इंडिया गठबंधन की जीत हुई और वहीं उपचुनाव में बद्रीनाथ धाम से बीजेपी की हार से देश भर में संदेश गया और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में कांग्रेस उत्तराखंड में
सरकार बनाएगी। अयोध्या के भगवान राम के संदेश के बाद अब भगवान बद्री विशाल ने संदेश दे दिया। इस देश में सब लोगों को मोहब्बत चाहिए, एकता चाहिए, इत्तेहाद चाहिए। पिराने कलियर के चरणों में मंगलौर ने संदेश दिया है और हमारे भगवान बद्री विशाल ने भी इस समय संदेश दिया है। उत्तराखंड में जो जीत का परचम कांग्रेस का लहराया है, इसका सिलसिला शुरू हो गया है। जनता के आशीर्वाद से आने वाले स्थानीय निकाय के चुनाव में भी हम जीतेंगे और आने वाले विधानसभा के 2027 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।